वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक से पहले हम लोग मजमूई तौर पर क्राइम को डिस्कशन कर रहे थे, क्राइम पर डिस्कशन कर रहे थे और हमने बात की कि इस वक्त साउथ पंजाब में क्राइम की क्या सूरत हाल है। इसको डिस्कस करने के लिए हमारे साथ सीनियर क्राइम रिपोर्टर अहमद खान साहब मौजूद थे। उम्मीद करते हैं कि प्रोग्राम का पहला हिस्सा आपको पसंद आया होगा। नाज़रीन, प्रोग्राम के इस हिस्से में हमने बात करनी है एडिक्शन के ऊपर। वेप, सिगरेट स्मोकिंग, इस तरह का कल्चर हमारे नौजवानों में बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। देन दिस सिगरेट स्मोकिंग एंड वेप लीड्स टू एन एडिक्शन। इसकी क्या वजूहात हैं? कौन से लोग ज़्यादा ससेप्टेबल होते हैं किसी भी एडिक्शन का शिकार होने के हवाले से? क्या कोई आपके अंदर कुछ लोग क्या ज़्यादा ससेप्टेबल हैं या कोई भी शख्स इसका शिकार हो सकता है? इस हवाले से तफसीलन बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर तलत हबीब साहब, जो कि बड़े मारूफ साइकाइट्रिस्ट हैं, पाकिस्तान में बड़े मारूफ हैं और मुल्तान में इनका बहुत कम ही चक्कर लगता है। तो आज हमने इनसे गुजारिश की कि प्लीज़ हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाएँ और ये जो एक बढ़ता हुआ रुझान है हमारे नौजवानों में वेप के हवाले से, इसके ऊपर ज़रा हमें तफसीलन आगाह करें। अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम टू द शो। जी थैंक यू। वालेकुम सलाम जनाब, जैसे मैंने अपने इंट्रोडक्शन में बात की कि आज हमने वेप, सिगरेट स्मोकिंग और एडिक्शन के हवाले से तफसीलन बात करनी है, तो ज़रा ये बताइएगा कि सिगरेट स्मोकिंग तो काफ़ी कई सौ सालों से चलती हुई आ रही है। देन देयर इज़ अ न्यू थिंग इन द मार्केट कॉल्ड वेप, पॉड्स हैं, वेपिंग है। इसके बारे में ज़रा इन दोनों में फ़र्क पहले बताइएगा, फिर हम ज़रा एडिक्शन की तरफ चलते हैं कि हाउ इट लीड्स टू एडिक्शन। एक्चुअली वेप जो है एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है और जिसके अंदर निकोटीन और फ्लेवर्स शामिल होते हैं और उसको एक करंट मिलता है और उस करंट की बेस पे जो निकोटीन है और फ्लेवर जो मिक्स होके इंसान के अंदर जाते हैं। और इसमें जो ज़्यादा कंसर्न वाली चीज़ ये है कि निकोटीन तो सिगरेट में भी है जी, चलिए उसमें टार भी है और उसका ज़्यादा नुकसान है, लेकिन वेप के अंदर जो निकोटीन है ये कंसनट्रेटेड फॉर्म में होती है। यानी अगर आप फ़र्ज़ करें कि एक समझाने के लिए अगर हम बात करेंगे, अगर 10 सिगरेट हैं और उनके निकोटीन निकाल के हम उसको कंसनट्रेटेड फॉर्म में एक वेप के अंदर डाल देते हैं, तो जो वेप है उसका कंपैरेटिवली नुकसान आम सादे सिगरेट से ज़्यादा है। सही, क्योंकि एक तो उसकी क्वांटिटी बहुत ज़्यादा निकोटीन की हमारे अंदर चली जाती है, दूसरा ये है कि जो फ्लेवर की वजह से उसकी जो बुरी स्मेल है वो नहीं आती, तो हमें ये लगता है कि शायद इसका नुकसान कम है। और फिर यह है कि वेप की वजह से जो हमारे इस यंग लोग या जो वेप कर रहे होते हैं उनको इतना ज़्यादा शर्मिंदगी फेस नहीं करनी पड़ती, क्योंकि स्मेल नहीं आ रही और वो चीज़ें नहीं आ रही। और फिर दूसरा है कि वेप जो है कंपैरेटिवली ये समझा जाता है कि इट्स ए स्टेटस सिंबल एज वेल, क्योंकि सोशल मीडिया ने बहुत इन्फ्लुएंस किया उसके ऊपर एक क्यूरियोसिटी का अमल भी है और फिर लगता है कि शायद हम बहुत अच्छे लगते हैं और हम बहुत कूल लगते हैं वेप करते हुए। बिल्कुल, एक कल्चर भी है ना एक बन गया कि अगर आप कुछ अनफॉर्चुनेटली कोई ड्रग्स कर रहे हैं या वेपिंग कर रहे हैं तो आप बहुत ज़्यादा कूल हैं। उसकी इस तरह का प्रमोट भी, मार्केटिंग भी वेप की इस तरह की जा रही है, बड़े कलरफुल्स। और अच्छा, इसमें ज़रा ये बताइएगा कि सिगरेट तो हमारे पास चलती आ रही है, नस्ल दर नस्ल हम लोग देख रहे हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं। इसमें नस्ल दर नस्ल तो थोड़ी गलत इस्तेमाल होगा, सदियों से इस्तेमाल करते हुए आ रहे हैं लोग, एक बुरी आदत है, लेकिन ये एक नई चीज़ है। इसका हमारी यूथ जो है वो, एक तो वजह ये होगी ना, आपने कहा कि स्टेटस सिंबल है, दूसरी क्या वजह है इसकी तरफ एडिक्शन की, जो इसकी लत लग रही है वेपिंग की? फ्लेवर्स का आपने जिक्र किया, क्या इसका कॉम्पैक्ट साइज़ भी इसमें कोई किरदार अदा करता है? हाँ, इसमें कंसंट्रेशन फॉर्म है एक, और दूसरा ये है कि इसमें लोग आते क्यों हैं। पीयर प्रेशर इसमें सबसे टॉप पे होता है। ठीक है कि ऐसे ही दोस्तों में साथ रहते हैं और वही दोस्त जो हैं वो वेपिंग कर रहे हैं और वो साथ वाले दोस्त को भी इसका वो एक कश लगवा देते हैं, और वो एक्चुअली एक कश जो लगाना होता है वो एक कश नहीं है, वो एक फ़ैसला होता है एक नई शुरुआत का। तो पीयर प्रेशर इसमें है, क्यूरियोसिटी है, फ्लेवरिंग की वजह से इसके अंदर जो एक ख़ास स्मेल और वो खुशबू आनी शुरू हो जाती है, उसकी भी एक क्यूरियोसिटी है। और बहुत दफ़ा साइकोलॉजिकल रीजंस भी होती हैं। मैं आपको बताऊं कि सभी लोग बड़े होते हैं, लेकिन सब लोग सिगरेट या वेप या इन चीज़ों की तरफ नहीं जाते। तो इसमें एक डिसफंक्शनल फैमिली रोल भी होता है कि वो बच्चा अकेला तो नहीं रहता। अगर वो घर में अकेला रहता है और वो देखता है कि अगर जो पेरेंट्स हैं उनकी भी ऐसा आपस में बातचीत नहीं होती, तो ऐसे बच्चे भी जो हैं वो फिर बाहर एक्टिविटीज़ ढूंढते हैं, और ज़रूरी नहीं कि वो एक्टिविटीज़ अच्छी हों, क्योंकि इस टाइम पे जो एज ग्रुप है लाइक 15 to 25, और ख़ास तौर पे इस एज के अंदर हार्मोनल लेवल ज़्यादा होता है और फैटी कंटेंट ज़्यादा है, और
चूँकि हार्मोन भी फैट से बन रहे होते हैं। तो इस टाइम पे बच्चों का वेरिफिकेशन प्रोसेस भी काम नहीं करता कि उन्होंने क्या फ़ैसला करना है और क्या फ़ैसला नहीं करना, क्योंकि हमारे दिमाग का एक हिस्सा है जो इन चीज़ों की तरफ हमें लेके जाता है। सही। मसलन हमारे दिमाग की बैक साइड पे है वो फसादात पैदा करने का ही एक मरकज़ है, और वो हमें डराता रहता है चीज़ों से, और बाज़ दफ़ा हमें बताता है कि आप ये जो डर रहे हैं इसको ये काम करेंगे तो आप कूल लगेंगे और आप कॉन्फिडेंट लगेंगे। तो अब अगर एक बच्चा वैसे ही डाउन है, डिप्रेस है, किसी भी एंक्शस स्टेट में है, और उसको कोई दोस्त मशवरा देता है कि ये वेप जो है ये सिगरेट नहीं है, ये वेप में अंदर फिर वो मार्केटिंग है कि इसमें निकोटीन कम है, जबकि वेप का नुकसान सादा सिगरेट की निस्बत एटलीस्ट 10 टाइम्स ज़्यादा है, क्योंकि इसके ऊपर स्टडी भी उस तरह नहीं अभी की गई। उसके बिल्कुल नई चीज़ है, मार्केट में सिगरेट तो 100 साल से मौजूद है पड़ी। अच्छा, जो वेप है बुनियादी तौर पर तो ये एडिक्शन छुड़वाने के लिए बनाया गया था कि आप इसकी निकोटीन की मिकदार कम करते जाएंगे और आहिस्ता आहिस्ता आप इसको छोड़ देंगे। तो फिर ये रुझान इस तरफ क्यों बढ़ता गया? ख़ास तौर पर जो आपने एज ब्रैकेट ली 15 से 25 साल वाले बच्चे, वो इस तरफ ज़्यादा एडिक्शन का शिकार होते हैं। क्या इसमें हमारी गवर्नमेंट की जो मैय्यज़ लेने चाहिए थे उसमें भी थोड़ा सा फुकदान है? जो ये है ना, ये मार्केटिंग टैक्टिक्स था कि एडिक्शन छुड़वाने के लिए वेप का इस्तेमाल किया जाए, तो उससे भी क्या है कि सिगरेट और वो अता कि निकोटीन वैसी ही है कि उधर भी निकोटीन की ही एडिक्शन है और इधर भी निकोटीन है, और इधर निकोटीन ज़्यादा है, कंसनट्रेटेड फॉर्म में है। तो ये तो एक मार्केटिंग टैक्टिक्स था कि ये एडिक्शन छुड़वाने के लिए वेपिंग और वो करें। जहाँ तक आप बात करें कि गवर्नमेंट को कुछ करना चाहिए, मैं कहता हूँ कि गवर्नमेंट से पहले फैमिली मेम्बर्स को कुछ करना चाहिए, उसके बाद टीचर्स को कुछ करना चाहिए, और उसके बाद फिर गवर्नमेंट को करना चाहिए। मसलन फैमिली को मुकालमे का रुझान रखना चाहिए, उनको बातचीत का रखना चाहिए। अगर बच्चा अकेला बैठा हुआ है और कितने घंटों से अकेला बैठा हुआ है और वो उनके दोस्तों का भी कोई पता नहीं है, और वो घर आके वॉशरूम में या ऐसे टाइम गुजारता है, पहले इस बात पे काम होना चाहिए, और फिर टीचर्स को भी ये बात करनी चाहिए और उन्हें रेफरल भी करने चाहिए अगर कोई बच्चा या स्कूल में कोई ग्रुप है जो वेपिंग या सिगरेट या उस तरह। और गवर्नमेंट को वेपिंग पे बिल्कुल बैन करना चाहिए, क्योंकि ये इतना ज़्यादा नुकसानदेह है कि हमारी शायद ज़हनी अप्रोच वहाँ तक ना पहुँचे, क्योंकि जितना स्ट्रॉन्ग कंसनट्रेटेड धुआं हमारे लंग्स में वेप के थ्रू जाता है, इतना तो सिगरेट के थ्रू नहीं जा रहा होता। और फिर आगे जो फिजियोलॉजी चलेगी वो कैसे एडिक्शन में डेवलप होगा, क्योंकि वेपिंग जो है ये बिल्ट अप करता है आपके अंदर कंसंट्रेशन को। आपने ये मेरा सवाल प्रीएम्प्ट कर लिया है कि एक शख्स जो अपने डिप्रेसिव साइकिल को या एंग्जाइटी को कंट्रोल करने के लिए सिगरेट का सहारा ले रहा था या वेप का सहारा ले रहा था, क्योंकि वेप की उस तरह स्मेल भी नहीं आ रही, तो अब जब उसको उस चीज़ में उतना एक बॉडी भी बिल्डअप कर लेती है ना, आपकी रेडी हो जाती है कि अब आपने इतनी ही मिकदार आप लेते रहेंगे निकोटिन की, देन इवेंचुअली यू स्टार्ट इंक्रीजिंग दैट निकोटिन। उसके बाद क्या आप अदर सब्सटेंस की तरफ भी ये लीड करता है वेपिंग और सिगरेट भी? हाँ, क्योंकि जब कंसंट्रेशन बढ़ती है ना तो वहाँ दो फैक्टर काम कर रहे हैं। एक तो केमिकल फैक्टर काम कर रहा है कि केमिकल बिल्डअप हो रहा है, साथ उस केमिकल को छुपाने के लिए जो झूठ बोले जा रहे थे और पैसे घर से कुछ और कह के लिए और उसका फ्लेवर ले लिया, इस्तेमाल कुछ और किया, तो वो जो कामयाबी से झूठ बोले गए थे तो उसमें असल पर्सनैलिटी भी डंप होती जा रही होती है। तो अब एक टाइम आता है कि जब एक बिल्डअप हो गया केमिकल, तो एक बॉडी की खास मेटाबॉलिक रिक्वायरमेंट है, उसके बाद वो सेम केमिकल हमें फ़ायदा नहीं दे रहा होता या हमें प्लेजर नहीं दे रहा होता या हमें उससे वो यूफोरिक जो स्टेट है वो नहीं आ रही होती, तो हमें केमिकल चेंज करना पड़ता है। अब शुरू में ही वेपिंग से केमिकल हम बढ़ाते तो रहे हैं, अब केमिकल चेंज होगा और फिर वही हमारा ग्रुप जो वेपिंग की तरफ लेके जाता है वही मशवरा देता है कि अगर हम इसके साथ चर्च का इस्तेमाल करें तो फिर जो है वो दिन सुहाने होने शुरू हो जाएंगे। अच्छा, इसमें जो आप प्लेयर हार्मोन की बात कर रहे हैं, ग़ालिबन निकोटीन वो डोपामीन आपका रिलीज़ होता है जब आप इस तरह की कोई भी चीज़ इस्तेमाल कर रहे हो, तो करेक्ट मी इफ़ आई एम रॉन्ग सर। इसमें आप ये बताइएगा कि साथ आप डूम स्क्रॉलिंग भी ऐड कर लें, आप इसके साथ नेटफ्लिक्स भी ऐड कर लें और किताबें पढ़ने का ना रुझान भी ऐड कर लें, एक दूसरे के साथ हम बैठते भी नहीं हैं, तो अगर ये जब चीज़ें मल्टीप्लाई होती हैं, साथ आप वेपिंग भी कर रहे हैं, तो कितना इजी है उस शख्स के लिए जो कुछ भी नहीं कर रहा, फैमिली को भी टाइम नहीं दे रहा, बाहर भी नहीं जा रहा, सिर्फ पूरा दिन अपना मोबाइल इस्तेमाल कर रहा है, वेपिंग कर रहा है, और फिर वो लीड कर सकता है दीगर ड्रग्स की तरफ?
ये डोपामीन ही रिलीज़ करता है, लेकिन ये चीप डोपामीन है जी। क्योंकि आपने जो लिस्ट गिनवाई है कि नेटफ्लिक्स भी शामिल करें और उसके साथ अगर आप फिजिकल एक्सरसाइज शामिल कर लें, उसके साथ फैमिली से लव्ड वन से बातचीत शामिल कर लें, अच्छी वॉक कर लें, तो उससे भी डोपामीन रिलीज़ हो जाता है। आप कोई मकसद बना लें लाइफ में और आप कोई गोल सेट कर लें, उससे भी डोपामीन रिलीज़ होता है। डोपामीन की बेस पे ही हमारी ज़िंदगी चल रही है। लेकिन अब हमें ये चूज़ करना है कि डोपामीन हमने चीप डोपामीन लेना है या हमने हेल्दी डोपामीन लेना है। लोग सिगरेट पी के भी डोपामीन लेते हैं, लेकिन ये डोपामीन चूँकि ये डोपामीन सेकेंडरी टू केमिकल आ रहा है। ओके, इसको ज़रा एक्सप्लेन कीजिएगा, ये सेकेंडरी टू केमिकल आपने सेकेंडरी टू केमिकल इस तरह आ रहा है कि जो निकोटीन है या इवन जो बाकी हार्डर ड्रग्स भी हैं, मेथाम्फेटामीन्स हैं या कोकेन है, उनसे भी डोपामीन रिलीज़ होता है। लेकिन फ़र्क ये है कि जो नेचुरल डोपामीन रिलीज़ होता था, इन केमिकल्स की वजह से वो डोपामीन रिलीजिंग की क्वांटिटी जो है वो बढ़ जाती है, उसकी जो स्पीड है वो बढ़ जाती है, बेसलाइन ऊपर आ जाती है। हाँ। अच्छा, अब चूँकि हम बॉडी को एक प्लेयर सीकिंग बिहेवियर सीख लेती है, तो फिर वो नॉर्मल केमिकल पे प्लेयर ही नहीं लेती। उसके बाद उन्हें दोबारा वही केमिकल लेना पड़ता है जिसकी वजह से चीप डोपामीन रिलीज होता है। कई लोग हैं जो स्क्रीन एडिक्शन का शिकार हो जाते हैं, चाहे वो नेटफ्लिक्स ही हो या मोबाइल। तो स्क्रीन एडिक्शन में भी चूँकि ब्लू लाइट रिलीज़ होती है और वो हमारे दिमाग को जाती है, और दिमाग के ख़ास एरिया है जिसको हम हिप्पोकैम्पस कहते हैं, वहाँ मेमोरीज और वो सारी चीज़ें होती हैं। तो वो जो ब्लू लाइट है वो भी डोपामीन रिलीज़ करती है, लेकिन ये चीप डोपामीन हैं। हमें जब ग्रोन अप लोग हैं या जो बच्चे हैं जो 15 साल ऑनवर्ड हैं और जो मोबाइल में हर वक्त लगे हुए हैं, वालिदैन को ये सोचना है कि इनको डोपामीन तो चाहिए, लेकिन डोपामीन लेने के लिए हेल्दी चॉइसेस भी तो हो सकती हैं। जैसे हमें मज़बन कहा गया कि जब बहुत मजबूर हो जाएं तो आप हराम खा सकते हैं, लेकिन ये तो नहीं कि जब भी खाएं आप हराम ही खाएं। तो जब हलाल अवेलेबल है, तो जब हलाल डोपामीन है तो हराम डोपामीन लेने का क्या फ़ायदा? ठीक है सर, लेकिन वो आपने बात की ना कि एक मिकदार, क्योंकि उसमें बड़ा चीप डोपामीन है, आप कुछ आसानी से वेप करते हैं, तो जो डोपामीन आपका एक्सरसाइज करने के 2 घंटे बाद रिलीज़ होना था, वो एक कश में रिलीज़ हो रहा है, वो फ़ौरन रिलीज़ हो जाता है। देखिए, इसका डेफिनेटली इसकी फिजियोलॉजी है। मसलन अब डोपामीन रिलीज़ होता है तो ये एकदम ड्रॉप होता है। बिल्कुल। जो नेचुरल डोपामीन है वो पाइल अप होता है। पाइल अप होता है और वो डाउन भी ग्रेजुअली होता है। निकोटीन से लिया हुआ डोपामीन जो ही निकोटीन की हाफ लाइफ पूरी होगी वो सडनली ड्रॉप होगा, और वो जब ड्रॉप होगा तो विड्रॉल सिम्टम आना शुरू हो जाएगा। नेचुरल डोपामीन से विड्रॉल सिम्टम नहीं आते। जो आर्टिफिशियल केमिकल हैं इनसे विड्रॉल सिम्टम आएंगे, और विड्रॉल सिम्टम में जो एंजाइटी, जो रेस्टलेसनेस आएगी, जो बेचैनी आएगी, जो इंसोम्निया आएगा, जो नींद का ना आना वो आएगा, और नींद अच्छी भी नहीं आएगी, तो फिर दोबारा उनको वही केमिकल लेना पड़ेगा ताकि वो दोबारा उसी स्टेट में जाए। तो नो दे आर हुक्ड देयर। अब वो जब जो ही वहाँ से अनहुक होते हैं तो वो गिर जाते हैं, और गिरते हुए दोबारा उनको वही केमिकल लेना पड़ता है। अच्छा, अब जनाब ये बताइएगा कि जैसे मैंने अपने इब्तदाइया में एक बात की कि कुछ एडिक्शन का शिकार जल्दी हो जाते हैं, कुछ उस तरह नहीं होते। आपने भी ये बात की कि हर शख्स तो सिगरेट नहीं पी रहा, तो वो कौन से लोग हैं जो ज़्यादा ससेप्टेबल होते हैं एडिक्शन के इस हवाले से तफसील में गुफ्तगू करेंगे। लेकिन सर इस वक्त वो एक ब्रेक का, नाज़रीन हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक से पहले हम एडिक्शन के ऊपर तफसीलन गुफ्तगू कर रहे थे। डॉक्टर तलत हमारे साथ मौजूद हैं। ब्रेक पे जाने से पहले मैंने तलत साहब से एक सवाल किया था कि कौन से लोग ज़्यादा ससेप्टेबल हैं एडिक्शन का शिकार होने में, ख्वाह वो सिगरेट हो या वेपिंग हो या किसी भी तरह की एडिक्शन हो। इस हवाले से जान लेते हैं जनाब, कोई शख्स ऐसे हैं कि वो ज़्यादा ससेप्टेबल हैं एडिक्शन का शिकार होने के, या हर कोई एडिक्शन का शिकार हो सकता है? केमिकल लेने का जो फैसला है उसमें वहाँ से शुरू कर लेते हैं। क्योंकि केमिकल लेने का रुझान जो है ये क्यूरियोसिटी हो सकता है, ये तजस्सुस हो सकता है, लेकिन जो एडिक्शन डेवलप होने का फिनोमेना है उसकी 2 ही बेसिस बनती हैं। एक तो जेनेटिकल बेस है, क्योंकि जीन्स में एक चीज़ रन करती है, और कोई ना कोई अगर बड़े जो हैं आबा अजदाद में अगर ड्रग्स एडिक्शन का शिकार रहे हैं तो उनकी जो ऑफस्प्रिंग है, जो बच्चे हैं, उनके अंदर चांसेस ज़्यादा हैं कि वो ड्रग डिपेंडेंसी का शिकार हो जाएंगे। दूसरा इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हैं कि अगर ऐसे इन्वायरमेंट में लोग बैठना शुरू करते हैं और वो काफ़ी अरसे तक और काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में ड्रग्स करते जा रहे हैं, तो और फैमिली हिस्ट्री नहीं है, तो दे कैन बी साइकिल ब्रेकर्स एज वेल। तो वहाँ से ड्रग एडिक्शन का एक जो मामला है वो स्टार्ट हो जाता है। सिगरेट या ड्रग्स स्टार्ट करते हुए हमें नहीं पता होता कि हम ड्रग एडिक्शन का शिकार होंगे, क्योंकि ड्रग एडिक्शन
इज़ प्योरली एक मेटाबॉलिक एरर है, एक फिजियोलॉजिकल फिनोमेना है। ये इसका ड्रग करने से सिर्फ एक प्रिकर्सर मिल सकता है, एक सिर्फ सोर्स हो सकता है ड्रग्स का एडिक्शन डेवलप होने का। ये और हर बंदा, जैसे अल्कोहलिज्म में अगर देखा जाए तो 10% लोग हैं जो अल्कोहलिक्स हो जाते हैं, 90% यूज़र रहते हैं और वो यूज़र रहते रहते अपना लिवर जिगर वगैरह ख़राब कर लेते हैं, किडनी ख़राब कर लेते हैं। दैट्स अनदर साइड ऑफ द स्टोरी। लेकिन उनको जो एडिक्शन है वो बहुत कम परसेंटेज है जिनको वो होता है। इस तरह बहुत सारे लोग हैं जो चर्च पीते हैं, उनको एडिक्शन नहीं होती। इट डज नॉट मीन कि वी आर प्रमोटिंग के वो पीना चाहिए। हम ये देखना चाह रहे हैं कि किन लोगों को ज़्यादा हो जाता है। तो जीन्स आपका रोल प्ले करते हैं, इन्वायरमेंटल फैक्टर आपका रोल प्ले करता है, आपकी कंसंट्रेशन वो करती है कि कितना कंसंट्रेटेड फॉर्म में है, क्वांटिटी मैटर करती है और ड्यूरेशन मैटर करता है कि कितने अरसे से। अच्छा, इसमें अब पाकिस्तान के हद तक तो ये बैन है हर तरह के सब्सटेंस, लेकिन हम इंटरनेशनली देखते हैं कि गलबन कुछ स्टेट्स में, मैं भूल रहा हूँ कि इन कंट्रीज़ में marijuana का जो है वो लीगलाइज्ड है, आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो वहाँ क्या इंसान की नौयत बदल जाती है और यहाँ डिफरेंट है इंसान? तो ज़रा समझाइएगा कि वहाँ क्यों इन्होंने लीगल करार दिया हुआ है टाइम के लिए, अगर आप इस्तेमाल करना चाहें। ब्राउनीज में इस्तेमाल करते हैं लोग और दीगर। दुनिया में दो स्कूल ऑफ थॉट चल रहे हैं, जो एक कहते हैं मेडिसिनल यूज़ ऑफ marijuana और दूसरे जो है वो इसको मेडिसिनल यूज़ में नहीं काउंट करते। ओके। मसलन कनाडा है या अमेरिका कुछ है, तो कनाडा में कुछ स्टेट्स में ये अलाउ है, वहाँ पॉपकॉर्न मिल रहे हैं, वो कैनबिस के THC की टैबलेट्स मिल रही हैं, कुछ में नहीं है। केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं जो इसका मेडिसिनल फ़ायदा भी देती हैं। देखिए ना, अगर एक चीज़ जो हमें उसकी अल्टरनेटिव अवेलेबल है तो हम हार्मफुल चीज़ की तरफ क्यों जाएं? ओके। और फिर थोड़ा सा हमारे यहाँ भी जैसे marijuana में और जैसे हम चर्च में फ़र्क जी, तो marijuana भी है तो चर्च जी, लेकिन marijuana भी बहुत ज़्यादा गाढ़ी या कंसनट्रेटेड फॉर्म में, जैसे हमारे यहाँ गर्दा है, इस तरह अमेरिका में marijuana कहते हैं उसको, क्योंकि कंसनट्रेटेड फॉर्म में है। तो अलाउ करना उनका कोई जो है वो कमर्शियल एस्पेक्ट हो सकता है, क्योंकि वहाँ जो स्कूल ऑफ थॉट कहता है कि मेडिसिनल यूज़ करना है, तो लेकिन फिर इसका कंट्रोल कहाँ जाएगा कि अब जो लोग कैनिबस डिपेंडेंट हैं वो उसको मेडिसिनल यूज़ के तौर पे बाय करके अपनी सेहत ख़राब करते रहेंगे। और हमारे यहाँ तो वैसे भी मसाइल ज़्यादा बढ़ जाते हैं, अगर आप किसी चीज़ की इजाज़त देते हैं तो उसके बाद फिर हम देखते हैं कि उसका नेगेटिव इस्तेमाल ज़्यादा हो रहा है, तो और फिर कुछ दीनी उसमें भी मसाइल हैं। ये बताइएगा कि आपने इन सारी वजूहात में जहनी अमराज का जिक्र नहीं किया, मुझे ज़रा बताइएगा क्या उसका कोई इम्पैक्ट नहीं होता? फ़र्ज़ करें अगर कोई इनिशियल स्टेजेस पर है एंग्जाइटी के या डिप्रेशन के, क्या उसका इम्पैक्ट होता है आपके ऊपर, क्या आप ड्रग्स की तरफ चले जाएँ? क्योंकि कोमॉर्बिडिटी जो है कि उसकी वजह से भी बाज़ लोग जो हैं वो ड्रग्स लेना शुरू करते हैं। होता ये है कि जब लोग ड्रग्स लेना शुरू करते हैं, चाहे उनको कोई दूसरा मेडिकल या साइकेट्रिक साइकोलॉजिकल इशू ना भी हो, तो वो इस तरह की एक्टिविटीज़ शुरू कर देते हैं कि लगता है कि इनको कोई साइकेट्रिक इशू भी है। तो फैमिली मोस्टली साइकेट्रिक इश्यूज़ का इलाज कराती रहती है, असल रूट कॉज का इलाज नहीं हो रहा होता। तो बाज़ लोग हैं जैसे उनको नींद नहीं आती, तो वो नींद ना आने की कोई साइकोलॉजिकल वजह भी हो सकती है, उनको कोई परेशानी हो सकती है, कोई एंजाइटी, डिप्रेशन, कोई और डिसऑर्डर भी हो सकता है, लेकिन उसके लिए वो बेंजोडाइज़ेपिन लेनी शुरू कर देते हैं। कुछ लोग हैं जिनको क्रॉनिक पेन होता है और वो पेन के लिए कोई ना कोई नारकोटिक बेस्ड फार्मास्यूटिकल मेडिसिन लेना शुरू कर देते हैं, जिसको हम अपने लिटरेचर में एक्सीडेंटल एडिक्शंस कहते हैं। बहुत सारे लोग हैं जिनको अगर जोड़ों का दर्द है तो वो ऐसी दवाई लेनी शुरू कर देते हैं जिसके अंदर हेरोइन होती है, नारकोटिक्स होते हैं, और जब उसको फिर छोड़ नहीं पाते। और हमारे पास आते हैं ऐसे लोग जो एडिक्शन का शिकार उस तरह नहीं है जिसको हम हेरोइन कहते हैं या चर्च कहते हैं, वो घर में लेते थे और उनका कोई पास हिस्ट्री नहीं थी। बहुत सारे लोग हैं जो एंटी डिप्रेसेंट्स का डिपेंडेंसी का शिकार हो जाते हैं। तो हमें ये हमेशा ये देखना होता है कि एक नॉर्मल यूज़ में और एक एबनॉर्मल यूज़ में फ़र्क रख के चलना होता है, क्योंकि जब भी कोई केमिकल आपकी फ़िज़िकल और मेंटल हेल्थ को अफेक्ट करना शुरू करे, यानी आपकी कंसंट्रेशन ना रहे, आपके केमिकल आपके कंट्रोल में ना रहें, दूसरा जिसकी वजह से आपके फैमिली रिलेशनशिप ख़राब हो रहे हो, तीसरा ये है कि जिसकी वजह से आपके अच्छे दोस्त आपसे पीछे हटना शुरू हो जाए और वो अफोर्ड ना कर सकें कि आपके साथ चलें, बैठें, कहीं रुकें, और फोर्थ पे उनकी प्रोफेशनल लाइफ
कोई स्टूडेंट लाइफ है या जॉब है, उस पे हर्ज आना शुरू हो जाए। और पाँचवें पे अगर उनको उस केमिकल के लिए झूठ बोलना पड़ता है, चोरी करनी पड़ती है, उसको छुपाना पड़ता है, तो इसका डायरेक्टली मतलब यह है कि अब आपका वो केमिकल नॉर्मल नहीं है, अब वो एबनॉर्मल केमिकल है जिसको हम डिपेंडेंसी या ड्रग एडिक्शन कहते हैं। इसमें आपने एज ब्रैकेट का जिक्र किया था 15 से 25 साल का, क्या इसके बाद अगर कोई इस्तेमाल करना शुरू होता है तो ब्रेन आपका इतना डेवलप हो जाता है कि फिर आप उसका एडिक्शन का शिकार नहीं होते? और क्योंकि 15 से 25 साल में ब्रेन डेवलपमेंट की स्टेज में होता है तो आप एडिक्शन का शिकार होने का ज़्यादा खदशा होता है। इस हवाले से ज़रा बताइएगा कि 25 साल के बाद फिर आपको एडिक्शन नहीं होती? जो 15 to 25 की एज है ना, इसमें यानी फैटी कंटेंट ज़्यादा एक्टिव होते हैं, हार्मोनल ज़्यादा है, एक सर्च है, जवान हो रहा है इंसान, उसकी सेकेंडरी ग्रोथ आ रही है, सारी चीज़ दाढ़ी मूछ ये चीज़ आ रही है, तो वो लोहा गर्म है। ओके। अगर उस टाइम पे कोई केमिकल उसके अंदर डाल दिया जाएगा तो वो उसके नेचुरल जो एबिलिटीज़ हैं उनको कम्प्रोमाइज़ कर देगा। ओके, ठीक है। और दूसरा नुकसान ये होता है कि इस टाइम पे वो अच्छे और बुरे का फैसला नहीं कर पाते, क्योंकि ब्रेन का जो हमारा प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स, हम जो CEO ऑफ ब्रेन कहते हैं, जो सोचने समझने की सलाहियत हमारे अंदर पैदा करता है, वो इतना डेवलप नहीं हुआ होता, तो उनको पता नहीं होता कि कौन सा फैसला करना है और अगर इस टाइम पे केमिकल आ जाएं तो वो उस मशीन को, जो फैसला करने की मशीन है, उसको परमानेंटली ख़राब कर देते हैं। ठीक है। सेकंड जो आपका क्वेश्चन है उसमें था कि क्या उसके बाद एडिक्शन नहीं होती? एडिक्शन किसी भी टाइम पे डेवलप हो सकती है। ये हम ज़्यादातर बात करते हैं जो इनिशियल स्टेज है, एक तो जैसे सादा सिगरेट या वेप या उस तरह की अगर वो करें तो इस टाइम पे ही आती हैं। क्योंकि इवन एंटी नारकोटिक फोर्स का सर्वे है पाकिस्तान में कि जो एज ब्रैकेट है जो हमारे यहाँ नॉर्मली है वो 17-18 साल से सादा सिगरेट शुरू होता है, लेकिन ये 2013 का सर्वे है। लेकिन अब इतने अरसे बाद देखा जाए तो अब तो वो 15 ईयर तक भी हमारे स्कूल कॉलेजेस में भी ये इशू है। तो कहने का मकसद यहाँ ये होता है कि कोई भी केमिकल किसी भी एज पे, बल्कि मैं तो इसमें ये कहता हूँ कि कोई भी बिहेवियर, इवन नॉन केमिकल जो इश्यूज होते हैं, जैसे गैम्बलिंग का इशू है या जैसे स्क्रीन एडिक्शन का है, शुगर एडिक्शन है, फूड एडिक्शन है, शॉपिंग एडिक्शन है, पोर्नोग्राफी है, ये किसी भी चीज़ एज पे डिपेंडेंसी कॉज कर देते हैं। और ये भी वो चीप डोपामिन रिलीज करते हैं जिसका हम थोड़ी देर पहले जिक्र कर रहे थे, क्योंकि डोपामिन एडिक्टिव है। हमें डोपामिन चाहिए, अब हमें अननेचुरल नहीं मिलेगा तो हम एबनॉर्मल या जो है वो अननेचुरल की तरफ जाएंगे। जब नेचुरल अवेलेबल है तो हम फिर एक जो शॉट लेना चाहते हैं डोपामिन का, उससे बेहतर है कि हम नेचुरल केमिकल की तरफ जाएं। एडिक्शन किसी भी टाइम पे डेवलप हो सकती है, उसके लिए कोई ब्रैकेट नहीं है, कोई एज ब्रैकेट। यूनाइटेड नेशंस ऑफिस ऑन ड्रग एंड क्राइम कहता है कि 13 to 63 ईयर्स की एज तक, इतना बड़ा ब्रैकेट है। हाँ, इतना बड़ा। ठीक है। वो कहते हैं कि वो सर्वे ही इस बात पे करते हैं, उनका सर्वे ही इसी बात पे होता है। जनाब ये बताइएगा कि इसमें पेरेंट्स का, फैमिली का क्या रोल है? अर्ली सिम्टम्स किस तरह के आपको अपने बच्चे में नज़र आ रहे हो, ख़ास तौर पर तब आपने उनके ऊपर ज़रा गहरी निगाह रखनी है कि शायद ये किसी एडिक्शन का शिकार हो सकते हैं, इस पर ज़रा तफसीलन रोशनी डालिएगा। जैसे हम थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे ना कि एडिक्शन हर इंसान को नहीं होती जी, एडिक्शन हर घर में नहीं होती, और एडिक्शन जो है वो एक ख़ास माहौल में पलती है। उसके लिए फैमिली का एक डिसफंक्शनैलिटी और दूसरा फैमिली के अंदर टॉक्सिक शेम का होना। ओके। जब ये दो फैक्टर एक फैमिली के अंदर आ जाते हैं तो वहाँ कोई ना कोई क्रॉनिक इशू, और अगर बच्चे छोटे हैं तो ज़्यादा चांस है कि उनके अंदर कोई ना कोई मेंटल हेल्थ रिलेटेड इशू डेवलप होगा। ओके। और चूँकि एडिक्शन से भी मेंटल हेल्थ इशू होते हैं तो इसलिए ग्रॉसली आपने एक डिसफंक्शनैलिटी की बात की, चलें ये फैमिली डिसफंक्शनैलिटी का तो समझ आती है, ये टॉक्सिक शेम वाला भी ज़रा एक्सप्लेन कीजिएगा, व्हाट इज़ टॉक्सिक शेम? टॉक्सिक शेम एक्चुअली शेम जो है इसके दो हिस्से होते हैं, एक को हम हेल्दी शेम कहते हैं और एक को टॉक्सिक शेम है। अब जैसे एक बच्चा है और वो घर में उसने पता चल गया वालिदैन को कि सिगरेट पी रहा है जी। अब वालिदैन ने फ़ौरन छुपाया, और इस बात में छुपाया कि लोग क्या कहेंगे, रिश्तेदार क्या कहेंगे कि इनका बच्चा सिगरेट पीना शुरू हो गया। ये टॉक्सिक शेम है। टॉक्सिक शेम में हमें ये लगता है कि हम एज ए इंसान बुरे हैं, हम एज ए घर बुरे हैं, हमारी ताकि एक अमल बुरा किया, हमारे बच्चे ने एक सिगरेट पिया है, एक अमल बुरा किया है, एक एक्ट बुरा है, हम पूरा घर बुरा नहीं है।
और हेल्दी शेम ये है कि हम कहते हैं कि इट्स जस्ट एन इंसिडेंट, एक सिगरेट पिया सिर्फ, हम बुरे नहीं हैं, हमने बच्चे को पाला पढ़ाया सारी चीज़ें की हैं। तो टॉक्सिक शेम जब फैमिलीज के अंदर, और टॉक्सिक शेम फैमिली पीछे से लेके आती है। सही। मसलन माँ का अपनी अपब्रिंगिंग है, वालिद की अपनी अपब्रिंगिंग है, और टॉक्सिक शेम भी नस्ल दर नस्ल चलती है। तो टॉक्सिक शेम एक्चुअली वो शेम है जिस पे लोग कदम नहीं बढ़ा सकते, आगे तरक्की नहीं कर सकते, आगे किसी से बात नहीं कर सकते, दिल की बात वो खुल के कर नहीं सकते, क्योंकि उन्हें ये लगता है कि लोग क्या कहेंगे, शायद हमें बुरा समझे लोग। तो फैमिली जब डिसफंक्शनल होगी, डिसफंक्शनल फैमिली का मतलब ये होता है कि जहाँ फैमिली हर मेंबर अपना रोल प्ले नहीं कर रहा, टॉक्सिक शेम है। ऐसे घरानों के अंदर कोई ना कोई केमिकल आ जाता है, क्योंकि केमिकल नॉर्मली मेन गेट से नहीं आता, वो कहीं खिड़की से आएगा, किसी रोशनदान से आएगा, वो कहीं दीवार फलांग के आएगा। क्योंकि ये कनिंग एंड बफलिंग डिजीज इसलिए कहते हैं कि ये डायरेक्टली हमला नहीं करती, हमेशा छुप के वार करती है, और छुप के वार हमेशा बुज़दिल लोग करते हैं, लेकिन डर जाते हैं हम ड्रग एडिक्शन के सामने, क्योंकि हम इसको छुपाते हैं। ये इट्स जस्ट लाइक ए मॉन्स्टर, ये वो भूत है जो जिसके ऊपर जितना अंधेरा डालेंगे, अंधेरा रखेंगे, उतना ये फैलेगा। जो ही आप अकल की, दानिश की और काउंसलिंग की लाइट ऑन करते हैं तो एडिक्शन का भूत भाग जाता है। ठीक है। क्योंकि बहुत सारी फैमिली सफ़र करती हैं सिर्फ इस बात पे, अपनी टॉक्सिक शेम की वजह से, डिसफंक्शनैलिटी की वजह से। आज इतने अच्छे माहिरीन पाकिस्तान में हर शहर में अवेलेबल हैं कि जो आपकी फैमिली की डिसफंक्शनैलिटी को फंक्शनैलिटी में कन्वर्ट कर देते हैं, आपकी टॉक्सिक शेम को हेल्दी शेम में कन्वर्ट कर देते हैं, और आपको जीने का हुनर सिखा देते हैं। सर हमारे यहाँ तो अभी अलमिया, ये इस पे हमने ज़रा ब्रेक के बाद बात करनी है, थोड़ा सा डिटेल डिस्कशन करेंगे कि हमारे यहाँ अभी भी ये अलमिया क्यों है कि हम किसी जहनी अमराज के डॉक्टर के पास जाने से पहले, वो साइकाइट्रिस्ट हो, साइकोलॉजिस्ट हो, अभी भी टैबू समझा जाता है, अभी भी स्टिग्मेटाइज्ड है, लोग अपनी जहनी बीमारियाँ किसी को बताते नहीं हैं। मैं ज़रा जानना चाह रहा था कि वो कौन से अर्ली सिम्टम्स हैं जो किसी बच्चे में नज़र आए तो आपको मोहतात हो जाना चाहिए, उसका ध्यान रखना चाहिए और फौरी किसी तिब्बी माहिर के पास जाना चाहिए। इसका तफसीलन जवाब दीजिएगा, लेकिन इस वक्त वो एक ब्रेक का, नाज़रीन हमारे साथ रहिएगा। नोट कीजिएगा आज की पूरी डिस्कशन को, और हम अर्ली सिम्टम्स की बात कर रहे थे कि कौन से बच्चों में ऐसे आपको अगर निशानियाँ कुछ नज़र आएँ तो आपने फ़ौरन किसी तिब्बी माहिर की तरफ लेके जाना है, वो बच्चा किसी एडिक्शन का शिकार हो सकता है। नॉर्मली तो यह है कि अगर बच्चा कुछ चीज़ें छुपाना शुरू हो जाता है और वो इनविजिबल, ज़्यादातर जो चीज़ें हो रही हैं उसका वालिदैन को पता नहीं होता, लेकिन जो इनविजिबल हो रहा है उसका ज़्यादा हिस्सा विजिबल होता है। मसलन उसका चिड़चिड़ापन, या अगर वो स्कूल कॉलेज से आ रहा है तो वो अपना यूनिफॉर्म या वो चीज़ चेंज नहीं कर रहा, वो टाइम पे स्कूल जा नहीं रहा, वो मेहमान घर में आते हैं उनको अवॉइड करता है, वो दोस्तों के साथ अकेले कमरे में बैठना चाहता है, या वो बाहर या छत पे या कहीं साइड पे हो जाना चाहता है। तो अगर तो वो बच्चे की इस तरह की मशकूक एक्टिविटी से नज़र आती हैं तो बच्चे से बात करनी है, उसको छुप छुप के नहीं देखना। और फिर जैसे है कि इवन जैसे डॉक्टर साहब बात कर रहे हैं कि जैसे डायबिटीज़ है या ड्रग एडिक्शन है, क्रॉनिक इलनेसेस है, तो क्रॉनिक इलनेसेस में फैमिली के अंदर एक टॉक्सिक शेम आ जाती है कि शायद हम बुरे हैं। अगर हमें ड्रग एडिक्शन हो गई है या डायबिटीज़ हो गया है तो हम एज ए ह्यूमन बीइंग, एज ए इंसान हम बुरे हो गए। ठीक है। आपके जिस्म का एक ख़ास छोटा सा हिस्सा ख़राब हुआ है, आप पूरे इंसान ख़राब नहीं हुए। अगर बच्चे ने सिगरेट पी ली या नशा कर लिया तो वो घर का एक फ़र्द है जिसने एक गलत स्टेप लिया है, पूरा घर ख़राब नहीं है। तो जब भी कोई ऐसा मौका हो, बच्चों से बात करें, उन पे शक ना करें, उनका टेस्ट करा लें, ड्रग टेस्ट अवेलेबल है। जनाब इस पर भी ज़रा रोशनी डालिएगा कि जैसे हम बात कर रहे थे कि बड़ा स्टिग्मेटाइज्ड है, लोग जहनी अमराज के इलाज की तरफ नहीं जाते, इसके ऊपर भी थोड़ा सा रोशनी डालिएगा। बिल्कुल लास्ट हमारे पास 30 सेकंड है, एंड हमने किस तरह फैसला करना है कि हमने साइकोलॉजिस्ट के पास जाना है या साइकाइट्रिस्ट के पास जाना है, इसकी तरफ आप एंड कीजिएगा, उसके साथ फिर हम इख्तिताम की तरफ चले जाएंगे। ड्रग एडिक्शन का जो फर्स्ट स्टेप है वो मेडिकल स्टेप है, जहाँ डिटॉक्स होना होता है, जो मेडिसिन बेस्ड है, विच इज़ 30% ऑफ द ट्रीटमेंट, और 70% साइकोलॉजिकल है जिसमें पैराडाइम शिफ्टिंग और वो करनी होती है। तो पहले मेडिकल डॉक्टर और उसके बाद साइकोलॉजिस्ट के पास जाना, उसके बाद साइकोलॉजिस्ट के पास जाना। डॉक्टर तलत हबीब साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था जिसके ऊपर हमने डिस्कशन करनी थी और आपने अपनी कीमती राय से हमें आगाह किया। जनाब प्रोफेसर डॉक्टर महबूब कादिर साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। डायबिटीज़ एक बढ़ता हुआ मर्ज़ है, इसको कंट्रोल करने की ज़रूरत है। बस एक ही चीज़ से हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं, वो है लाइफ स्टाइल चेंजेस, जिस तरह आपने बताया। जनाब बहुत शुक्रिया वंस अगेन। नाज़रीन, उम्मीद करते हैं कि आज का प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। अब आपसे मुलाकात होगी कल एक नए प्रोग्राम, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक अपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।